हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कानून और आप। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे कमेंट्स में लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि हम अच्छा वकील कैसे चुनें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई। मैं खुद एक वकील हूँ, मुझे प्रैक्टिस में काफ़ी टाइम हो गया और मेरे पास बहुत सारे केसेस, ऑलमोस्ट 50% ऑफ मेरे केसेस ऐसे आते हैं कि वो मुझसे ये कहते हैं कि सर हमने एक वकील एंगेज किए थे और वो वकील साहब अब पूरा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि वो वकील साहब सही नहीं हैं, हमें ऐसा लग रहा है वो वकील साहब अपोजिट पार्टी से मिल गए हैं, हमें ऐसा लग रहा है वकील साहब सिर्फ फीस मांगते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत जेन्युइन हैं और मैं ये जानता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स और जो प्रॉब्लम में होते हैं लोग वो फेस करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में आज ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करूँगा। एक प्रैक्टिसिंग वकील जब आपको कोई बात इस बारे में बताता है कि अच्छा वकील कैसे चुने, तो ये डेफिनेटली इट्स लाइक अ वर्ड फ्रॉम हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ। तो प्लीज़ आखिरी तक वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। तो आप एक प्रॉब्लम में फंसे, आपके ऊपर प्रॉब्लम आई या आपको किसी पर मुकदमा करना है, आपको एक वकील एंगेज करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ट्रस्ट मी, इसे बेमतलब कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। जिस तरीके से आप शादी के लिए एक लड़की सेलेक्ट करने जाते हैं, आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की सोच रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो क्वेश्चंस, जो बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। आप हमारे इंडियन कल्चर में हैं, हम लोग लड़की देखने जाते हैं, दो परिवार एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस सेट होते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक वकील को एंगेज करना चाहिए फ्रेंड्स, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि वो वकील, वो एडवोकेट आपकी ज़िंदगी के सूत्रधार बनने वाले होते हैं। वो वकील साहब ही आगे आने वाले 2, 4, 5, 10 हो सकता है 15 साल के लिए आपकी ज़िंदगी से ऐसे जुड़ जाएं कि उनके एक एक स्टेप का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है और उनके एक एक स्टेप से आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक गेटिंग मैरिड। नाउ लेट मी इलैबोरेट। थोड़ा सा हो सकता है बहुत लोगों को ये बात सही नहीं लग रही हो। Let me elaborate, I'll explain myself. आपको किसी पर मुकदमा करना है, कुछ मत करिए प्लीज़। वैसे पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली हम वकील को या वकील साहब को इंगेज कैसे करते हैं। सबसे पहला तो जो ऑप्शन है वो रेफरेंस से है। हम किसी प्रॉब्लम में फंसे, हमने अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस किया, यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, हमें कोई अच्छा वकील बताओ, हमें इंगेज करना है। तो या तो ये वर्ड ऑफ माउथ होता है, हमारे कोई फ्रेंड्स सजेस्ट कर देते हैं और हम वकील इंगेज कर लेते हैं, या फिर हमारे लोकेलिटी में कोई वकील रह रहे होते हैं, हमारे घर से पास में होते हैं, हम जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनको इंगेज कर लेते हैं। मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगा, रेफरेंस इज़ गुड। अगर किसी ने उन वकील साहब को पहले केस लड़ते देखा है और उन्होंने किसी को अच्छे से जजमेंट दिलाया है, उनका फ़ायदा पहुंचाया है, तो वो वकील ज़रूर कर लें, क्योंकि वो टेस्टेड है। वो वकील साहब के पास अपॉर्चुनिटी ऐसी कम है कि उनको ज्ञान है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी और को जजमेंट दिलाया है फेवर का। अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है आपको, तो मैं बहुत सिंपल सजेशन दूंगा, आप चुपचाप एक दिन का समय निकाल कर कोर्ट चले जाएं। जिस भी थाने का आपका मामला है, क्योंकि थाने जो कोर्ट्स हैं वो नॉर्मली जुरिसडिक्शन बटा होता है थाने के हिसाब से, उस कोर्ट थाने को पता करके कोर्ट चले जाएं और उस कोर्ट में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रुक जाएं। ज़्यादा टाइम नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ 6 घंटे का समय है। उस 6 घंटे से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आप उस कोर्ट में रुकें, आपको 50 वकील आएंगे, आर्गुमेंट करेंगे और आपके सामने 50 ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिनसे आप अपने वकील को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी का आर्गुमेंट सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये नॉलेजेबल वकील हैं, अरे इन वकील साहब को तो कुछ नहीं आता। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता फ्रेंड्स कि वो बहुत बड़ा वकील है, बहुत नॉलेजेबल वकील है, छोटा वकील है या उसको कोई भी ज्ञान नहीं है। बहुत वकील हैं
हमारा पेशा ऐसा है कि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है। अब इसमें से आपको चूज़ करना है। एक दिन सिर्फ आप अगर देंगे, आपको बहुत अच्छा वकील, क्योंकि जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करने आते हैं उनमें अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाने आया है और कौन सिर्फ खाना पूर्ति करने आया है। मेरे पास ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस आए हैं फ्रेंड्स कि मुझे किसी ने आर्ग्यूमेंट करते देखा कोर्ट में, उनको शायद मेरे आर्गूमेंट के बाद ऐसा लगा कि मैं उनको जस्टिस दिला सकता हूं। मैंने अपने क्लाइंट, जिनको एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ मैंने सही जस्टिस किया है, जिस तरीके से उनका केस प्रेजेंट करना होता है उसी तरीके से प्रेजेंट किया है, तो मेरे पास लोग, मेरे जूनियर्स को से नंबर लेके मुझे कांटेक्ट करते हैं, मेरे ऑफिस में मेरे मिलने आते हैं। ये पहली स्टेज है। ये ऐसा नहीं है कि 100% यही करना चाहिए। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया। आप ये नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। लेट्स से आपको किसी ने रेफरेंस दिया कि भाई वो वकील साहब अच्छे हैं, हमको उन्होंने जजमेंट दिलाया है, आप उनके पास चले जाओ। अब आपको क्या करना है? अब रेफरेंस तो आपको मिल गया, अब आप प्लीज़ उनके ऑफिस जाएं, उनके ऑफिस का एनवायरनमेंट देखें। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये वकील साहब का चैम्बर जो है, यहाँ काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, या मजाक हो रहा है, या वॉट एवर, क्या हो रहा है। अगर एक अच्छा डिज़र्विंग वकील होगा, नॉलेजेबल वकील होगा, तो 5, 6, 7 साल की प्रैक्टिस के बाद अपना ऑफिस मेंटेन करने लायक उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, नॉलेज भी हो जाती है, क्योंकि वो काम करके आए होते हैं। और एक जूनियर मेंटेन करने की हैसियत भी हो जाती है, एक क्लर्क मेंटेन करने की हैसियत भी हो जाती है। आप इस बात को गौर करें कि वो वकील साहब कैसे काम कर रहे हैं, अकेले ही काम कर रहे हैं, अकेले ही जुटे हुए हैं, या उनके ऑफिस मेंटेन्ड है, उनके पास एक जूनियर है, कोई जूनियर अवेलेबल है या नहीं, उनके पास कोई क्लर्क अवेलेबल है या नहीं। आप इस बात को गौर करें। उसके बाद ये भी डिसीजन मेकिंग नहीं है, आपको ये गौर करना है। फिर जब आप अपने वकील साहब के सामने बैठकर उनको प्रॉब्लम बता रहे हैं, तब वो किस तरीके से आपको डील कर रहे हैं। वो और भी केसेस में उलझे हुए हैं, उनसे भी बात करते जा रहे हैं, सारे क्लाइंट्स एक साथ बैठे हुए हैं, सबसे बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, हौच पौच मचा हुआ है, आपको 100% अटेंशन नहीं मिल रहा हुआ है। ये सारी बातों को गौर करें। ये सारी बातें उन वकील साहब को एंगेज करने या ना एंगेज करने में आपकी मदद करेंगी। वो कैसे सुन रहे हैं आपकी बातें, ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे हैं। अगर वो एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे हैं, मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। जो आप कहना चाहते हैं वो आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, अपनी बातें ही बोल रहे हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। अगर वो नॉलेजेबल वकील हैं, उन्हें पता है मुकदमा कैसे लड़ा जाता है और उस कैटेगरी के वो मास्टर हैं, तो वो आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे पहले, सवाल पूछने से पहले। या हो सकता है सुनकर कोई एक सवाल बीच में करें, लेकिन आपको सुनेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि उन्हें भी तो जानना है। उन्हें, लेट्स से आप उनके पास गए हैं, आपका नाम राम है, तो उन्हें सबसे पहले राम बनना पड़ेगा आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। इसलिए वो गुड लिसनर होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अगर वो गुड लिसनर हैं, उसके बाद वो फिर आपसे सवाल पूछना शुरू करेंगे, फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूछेंगे, आप चाहते क्या हैं मुकदमे से। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये अच्छे वकील की निशानियां होती हैं। आपसे एक्सपेक्टेशंस पता करके फिर वो आपको लीगल, आप कहाँ पर आपकी मदद हो सकती है, कहाँ कानून आपका साथ दे रहा है, कहाँ कानून आपका साथ नहीं दे रहा है, कहाँ कानून आपके अगेंस्ट है, ये सारी बातें आपको ऑनेस्टली अगर बता रहे हैं। कोई, देखिए अगेन, हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। सब मेरे वकील भाई हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, और ना मैं सबको सही कह रहा हूँ, ना मैं सबको गलत कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप एज अ क्लाइंट क्या ध्यान रखें कि आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है, उस वकील को एंगेज करने के बाद ऐसी ना हो कि आपको आपकी फ़ीस देने के बाद महसूस हो कि अरे यार गलत फंस गए। बस दैट्स इट। यही मेरा एक मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो ही इज़ अ गुड लिसनर, वो सही से ध्यान से सुन रहे हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको लीगल एस्पेक्ट सारे सही से ही बता रहे हैं, कहाँ आपका फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, देन ही इज़ डेफिनेटली अ गुड लॉयर। उसके बाद जब आपका केस समझ लिया उन्होंने, आगे अब केस ड्राफ्ट करने की बारी आई। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि हम वकील, लोग ये कहते हैं ज़्यादा बोलता है इसे वकील बना दो। नो, कोर्ट्स
जब अपना ऑर्डर लिखाती हैं वो हम वकीलों को लर्नेड काउंसिल कहती हैं। वाई? क्योंकि हमें इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर बचपन में इतना पढ़ लिया होता तो शायद इससे भी बेटर कुछ होता। हालांकि मेरा तो यही मानना है वकालत से बेटर कोई प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ हम सेवा भी करते हैं, हम अपना घर भी चलाते हैं उस फीस से, हमें दुआएं भी मिलती हैं और हमें ऐसी फीस, ऐसी दक्षिणा भी मिलती है लोगों द्वारा कि हम अपना घर चला सकें। तो इससे बेटर, इससे प्रिविलेज्ड, इससे प्रोफाउंड प्रोफेशन, इससे डिवाइन प्रोफेशन कोई नहीं है। तो अब जब केस आपने अपने काउंसिल को, जिनके पास आप गए हैं ऑफिस में, एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको ये ध्यान देना है कि वो आपका केस कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं। बहुत काउंसिल ऐसे होते हैं, कई बार वो आपको कोर्ट बुलाते हैं, कोर्ट में ही एक टाइपिस्ट के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं ये टॉपिक है, ये नाम है, इस पर मुकदमा बना दो। प्लीज़ मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप उनसे दूर रहें, क्योंकि अगर एक काउंसिल ने उस मुकदमे में मेहनत नहीं करी है, हर क्लाइंट की अपनी एक जो मैटर ऑफ फैक्ट होता है, जो फैक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होता है, सबका मुकदमा अलग होता है, क्योंकि सबकी अपनी अलग एक कहानी है। We advocates are like writers. We have to write those amendments in the case so that जब कोर्ट हमसे क्वेश्चन पूछे कि मिस्टर काउंसिल आपने किस पैरा में ये लिखा है जो आप बोल रहे हैं, तो हम आराम से कोर्ट को वो पैरा बता पाए कि लॉर्डशिप हमने इस पैराग्राफ में ये पॉइंट मेंशन किया है जो हम आर्ग्यू कर रहे हैं। वहां कोर्ट पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और कोर्ट को भी ये लगता है कि नहीं, मुकदमा सही तरीके से बनाया गया है एंड दिस काउंसिल डिजर्व्स द जजमेंट। बट अगर कोई टाइपिस्ट उस मुकदमे को टाइप करेगा तो वो क्या लिखेगा? ही इज़ नॉट अ काउंसिल। इनफैक्ट वकील साहब को भी नहीं पता होगा कि उसने क्या लिखा, क्या लिख के ले आया, क्या मुकदमा फाइल होने जा रहा है। सो प्लीज़ ऐसे एडवोकेट्स को ना इंगेज करें, बिकॉज इवेंचुअली आपको शायद 100% रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। नाउ ड्राफ्टिंग के बाद अगर वो वकील साहब खुद ही ड्राफ्ट कर रहे हैं, कई बार जब वकीलों के पास बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, जैसे इस समय जो स्टेज मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैंने अपने यहाँ एक फुल टाइम स्टेनो को अपॉइंट कर लिया है। उस स्टेनो को डिक्टेट करता हूँ पूरा मुकदमा, फिर वो स्टेनो मुकदमे को टाइप करके लाता है, मैं उसे पढ़ता हूँ, करेक्शन करता हूँ और फिर करेक्शन करने के बाद फाइनल जो ड्राफ्ट निकलता है वो मुकदमा फाइल होता है। सो आई नो एवरीथिंग अबाउट माई केस बिफोर फाइलिंग, सो जिससे कि कोई भी चीज़ छूटी ना हो। तो या तो पहले मैं खुद ही ड्राफ्ट करता था, बिकॉज मेरे पास इतनी इनकम नहीं होती थी कि मैं एक स्टेनो अपॉइंट कर सकूं, बट नाउ आफ्टर सच अ लॉन्ग प्रैक्टिस काम भी अच्छा है और ईश्वर ने शायद सद्बुद्धि दे दी थी कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पढ़ाई करके इस लायक बन गया कि अब मैं अपने क्लाइंट्स को जजमेंट्स दिला पाता हूँ, और आप जजमेंट दिलाएंगे तो क्लाइंट आपको फ़ीस ज़रूर देगा, क्योंकि हर आदमी को पता है कि सर्विसेज की कोई ना कोई फ़ीस होती हैं। So you are providing a service. If you are providing a good service, then definitely the client is there to pay you. तो अगर स्टेनो है तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि कोई जूनियर तो मुकदमा नहीं बना रहा है, कोई टाइपिस्ट तो मुकदमा नहीं बना रहा है, वकील साहब खुद अपना मुकदमा लिखा रहे हैं, आपका मुकदमा लिखा रहे हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं एक वकील को चुनने में। अब मैं यहाँ ये भी क्लियर करता चलूँ कि आपको अच्छा वकील इसलिए भी चूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वी एज एन एडवोकेट्स कैन नॉट एडवर्टाइज। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हम लोगों के एडवर्टाइजमेंट पर पूरी तरीके से बैन किया हुआ है। हम अपना कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बना सकते। हमारा एडवोकेट एक्ट भी यही कहता है, हमारे जो गाइडलाइंस बनी हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वो भी यही करती हैं। इसलिए आपको रेफरेंसेस पर डिपेंड करना पड़ता है, आपको खुद मेहनत करके एक अच्छा वकील ढूंढना पड़ता है। तो अगर आप ये सब ध्यान रखेंगे तो आई एम मोस्ट श्योर कि आपको वकील साहब को एंगेज करने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार ये वकील साहब तो सही नहीं निकले, हमारी फ़ीस भी चली गई, हमने इनको एंगेज भी कर लिया, अब पैसे दे चुके हैं, अब हम क्या करें? अगर हम वकील बदलेंगे तो हमारी फ़ीस भी जो हम दे चुके हैं वापस नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम वकील बदल नहीं सकते, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो काम चलाओ किसी भी एस्पेक्ट में आपको वो डिसीजन, वो जजमेंट नहीं दिला सकते जो आप डिज़र्व करते हो। तो आप इन बातों का ध्यान रखें।
अच्छा वकील, एंड ट्रस्ट मी, हमारी अंतरात्मा हमें बता देती है। आई एज अ क्लाइंट, मैं तो वकील तो खैर नहीं इंगेज मैंने कभी किया, बट मैं अगर मान लीजिए मैं बीमार हूँ और मैं किसी डॉक्टर के पास गया, तो वो डॉक्टर हमसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें ये सुनकर ही पता चल जाता है कि इनकी दवा हमें फ़ायदा करेगी कि नहीं। इट्स सेम एज एन एडवोकेट। आपको उन एडवोकेट से बातचीत करके ही समझ में आ जाएगा कि वो एडवोकेट आपका मुकदमा लड़ने लायक हैं या नहीं। प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर कि आपको कहीं भी वकील को लेकर, अपने काउंसिल को लेकर, एडवोकेट को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और वो आपको 100% आपका जो आप डिज़र्व करते हैं जजमेंट वो दिलाएंगे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछें, क्वेश्चंस करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आगे के वीडियोस किन टॉपिक्स पे बनाने हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। नाउ I'll take your leave. Yours legally, Advocate Gaurav Shukla.